हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एज वेल एनसीईआरटी स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट के न्यू स्टूडेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य। चाहे आपके पास हिंदी क हो या ख हो या ग हो, इन तीनों में से कोई सी भी है। ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका जो चैप्टर आपका सेकंड बनता है कि जो हिंदी क्षेत्र की बोली है उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिया गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 90% जो चांस है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस हम क्वेश्चन विद आंसर आपको बताते हैं। और ये क्लासेस हमारी 5 है, इससे पहले की बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि जो हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आंसर देखिए आपको किस टाइप से लिखना है। और एक चीज याद रखिएगा, हिंदी भाषा के ऊपर क्वेश्चन आए या हिंदी क्षेत्र की बोलियों के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। हिंदी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि प्रदेश आते हैं। इन प्रदेशों में बोली जाने वाली बोलियों को मिलाकर हिंदी भाषी प्रदेश बनता है। तो जो आपको पता है जो हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है, जो कि एक तरह से आप देखा जाए जो बिहार है, उड़ीसा, अलग अलग जो राज्य है उन सब में जो भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोली जाती है, उन सभी बोलियों को मिला के ना जो हिंदी भाषा का जो एक प्रदेश बनता है उसका निर्माण होता है। तो एक एक हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनकी जानकारी। 5 उपभाषा हैं, 18 बोलियों में विभक्त हिंदी भाषा भारतीय सांस्कृतिक की प्रतिनिधि भाषा रही है। अब इन हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उपभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है जो 5 हेडिंग के अंदर ना जो 18 भाषाओं को बांटा गया है, इसके एक एक करके आपको बताया जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा है पश्चिमी हिंदी, इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट होंगे। फिर सेकंड नंबर पर आपको दिखेगा जैसे पूर्वी हिंदी, तो इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट होंगे। ऐसे करके टोटल 5 पॉइंट के अंदर 18 पॉइंट बनते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो हिंदी की भाषा है इनको 18 भागों में बांटा गया है इसमें। तो फर्स्ट नंबर पर देखिए जो पश्चिम हिंदी है, इसमें क्या बताया जा रहा है। हिंदी का उपभाषाओं में से संवैधानिक प्रमुख उपभाषा के रूप में पश्चिम हिंदी की गणना की जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा के रूप में देखी जाती है ना, उसे कौन सी, जो पश्चिम हिंदी होती है ना, उसे देखी जाती है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, ब्रज, हरियाणा, कज्जोल के क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए खड़ी बोली और ब्रज भाषा के कारण ये हिंदी का प्रतिनिधि उपभाषा परिवार है। तो जो यहाँ पर जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, हरियाणा है, यहाँ पर इन सभी का यूज किया जाता है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली साहित्य संवैधानिक समृद्ध है। तो आपको जो पता चला जो खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो जो अलग अलग जो राज्य होते हैं, जिले होते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, रामपुर हो गया या मेरठ हो गया, इन सभी में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है और ये साहित्य की दृष्टि से भी इसे देखा जाता है। जो आपका सेकंड पॉइंट है ब्रज की, जो ब्रज भाषा कहाँ पर बोली जाती है। ब्रज भूमि में बोली जाने वाली भाषा का नाम ब्रज भाषा है। तो ये जो ब्रज भूमि में बोली जाती है उसी को ब्रज भाषा कहा जाता है। मथुरा, वृंदावन के आसपास के क्षेत्र, आगरा, मथुरा, एटा, मैनीपुर, बुलंदशहर आदि जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है। जो मथुरा है उसके आसपास के जो वृंदावन हो गए, आगरा हो गए, ये सभी जो क्षेत्रों में ना ये खड़ी जो ब्रज भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका हेडिंग है कनौजिया। तो देखिए कनौजिया का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के इटावा, सहारनपुर आदि जिले हैं और ये सब जिले में है। कानपुर, हरदोई के हिस्से भी कनौजिया के क्षेत्र है। यहाँ ब्रजभाषा और बुलेंदी के बीच का क्षेत्र है। खोटा, छोटा, मेरो, भैया इत्यादि ओ भाषा के रूप में कनौजियों को देखा जा सकता है। तो जो मतलब यहाँ की जो भाषा होती है, जैसे खोटा, छोटा, मेरा, भैया, ये सब भाषाएं का यूज किया जाता है बोलियों का वहाँ पर। ठीक है, और ये कहाँ पर जो इटावा होता है, उत्तर प्रदेश होता है, यहाँ पर इसे बोला जाता है। जो 4 नंबर पर आपका आता है हरियाणवी तो पता है जो हरियाणा में ज़्यादातर इसे बोला जाता है। हरियाणा प्रदेश की बोली हरियाणवी कहा, यह बोली दिल्ली के कुछ हिस्सों में, तो जो आपको पता है जो हरियाणा प्रदेश की जो बोली है उसको हरियाणवी भी कहा जाता है और ये दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है करनाल है, जो बाला आदि जिले में बोली जाती है।
को, के, ली, ने का प्रयोग हरियाणवी की विशेषता है। तो ये सब इस जिले में बोली जाती है। और जैसे कहते हैं को, के, की, आ, ये सब कहते हैं ना, ये हरियाणवी की जो विशेषता है, उनकी बोलियों की विशेषता है। और आपका जो आपका सेकंड पॉइंट है, पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां है, अवधी, बेंगली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी उपभाषा हिंदी में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसमें तुलसीदास और रामचरितमानस जैसी कृतियां। आइए अब हम पूर्वी हिंदी की बोलियों से परिचित हो। तो जो आपको पूर्वी हिंदियों से 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनके अंदर इनको बारे में बताया जा रहा है। जो ये तुलसीदास जी है या जो रामचरितमानस है, इनमें इनकी जो कृतियां प्राप्त होती है और इस बोलियों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर जो अवधी है, देखिए अवध मंडल की बोली को अवधी कहा जाता है। तो आपको जो मंडल है अवध मंडल, उसकी बोली को अवधी कहते हैं। इस भाषा का प्रमुख क्षेत्र, जो इसका क्षेत्र कहाँ के मतलब कौन कौन से जिले, तो जो लखनऊ है, रायबरेली है, फिरोजाबाद है, जो प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, फतेहपुर है, आदि जिले आते हैं। राम भक्ति शाखा का केंद्र अवध मंडल ही रहा। और जो राम भक्ति शाखा होते हैं, उसकी जो तुलसीदास की कृतियां होती है, उसकी केंद्र है। इस भाषा में तुलसीदास प्रमुख कविता, और इसका जो प्रयोग सबसे ज़्यादा तुलसीदास द्वारा किया जाता है इस भाषा का। सेकंड पॉइंट है इसका, देखिए भेगल खंड की बोली को भेगली कहा गया। भेगली में रीवा, जबरनपुर, मांडवा, बालाघाट आदि जिले आते हैं। भगेली में लोक साहित्य मिलता है। तो जो इसमें लोक साहित्य भी मिलता है और इसमें जो ये सब जिले आते हैं। जो थर्ड नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ की बोली को छत्तीसगढ़ी कहा गया। मध्य प्रदेश है, रायपुर, बिलासपुर जिले इसके प्रमुख केंद्र है। तो पता चला कि जो इसको इस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ी नाम से जाना जाता है। और जो मध्य प्रदेश में इसका जो केंद्र बताया जाता है इन जिलों का। ठीक है, जो आपका थर्ड हेडिंग बनता है राजस्थानी उपभाषा के प्रमुख बोलियां। तो इसके अंदर भी कई पार्टों में बांटा गया। तो ये हेडिंग देखिए थर्ड, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां, इसमें 4 भागों में बांटा गया है। मराठी, मेघाती, जयपुरी है, मालवी। राष्ट्र और साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो जो राष्ट्र साहित्य होते हैं उससे लेकर जो आधुनिक साहित्य मतलब आज के समय में भी ना, जो आपके साहित्य में जो इसके प्रभाव, राजस्थानी साहित्य का प्रभाव देखा जा सकता है। तो फर्स्ट है आपका जयपुरी। जयपुर केंद्र होने के कारण इसे जयपुरी कहा गया। तो जो ये केंद्र है जयपुर, इसे जयपुरी कहा जाता है। इस बोली को ढूलली भी कहते हैं। जयपुरी बोली को के क्षेत्र कोटा बिंदु के जिले अहम जयपुर है। तो इसके जो क्षेत्र है कोटा बिंदु और जिले हैं जो जयपुर होते हैं, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका मेवाटी। राजस्थान के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोली हीरवाटी है। तो जो पता है, ये जो राजस्थान है उसके सीमा के अंतर्गत इस लैंग्वेज को बोला जाता है। ठीक है, और इसकी जो इसमें जो भारतपुर और गुड़गांव के जो जिले आते हैं ना, वहाँ पर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, थर्ड जो आपका है इसका पॉइंट है मालवी। दक्षिण राजस्थान की बोली को मालवी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र दक्षिण राजस्थान के बूंदी, झालावाड़ जिले तथा उत्तर प्रदेश के मंदसौर, इंदौर, रतलाम आदि जिले हैं। यह बोली गुजराती और पश्चिम हिंदी के बीच की है। तो जो गुजराती होती है, जो पश्चिम बोली होती है, उनके जो बीच में बोली जाती है, तो इस नाम से इसे जाना जाता है। और ये अलग अलग जिलों में, जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसे बोला जाता है। जो आपका 4 पॉइंट है इसमें देखिए मालवाड़ी। राजस्थानी की पश्चिम बोली का नाम मालवाड़ी है। इसका केंद्र मालवाड़ है। इस बोली का केंद्र जोधपुर, बीकानेर, जौनसमैर, उदयपुर आदि जिले हैं। हिंदी साहित्य की वीरगाथा मालवाड़ी में लिखी गई थी। मीरा का काव्य मालवाड़ी में रचित है। इस प्रकार राजस्थान की बोलियों में मालवाड़ी साहित्य दृष्टि से संवैधानिक परिदृश्य है। तो जो आपको पता, जो इसका क्षेत्र क्या है, इसका मालवाड़ जो क्षेत्र है, और इसे जो मीराबाई थी, आपको पता ही है, उनके जो काव्य साहित्य होते हैं वो सब इसी लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 4 हेडिंग है, जो बिहारी उपभाषा की बोलियां। बिहारी मतलब जो बिहार की लैंग्वेज होती है, जो बिहार में बोले जाते हैं, उसके बारे में देखिए। इस उपभाषा का केंद्र बिहार होने के कारण इसका नाम बिहारी पड़ा, और इसका जो केंद्र बिहार है तो इसका नाम बिहारी रख दिया गया। बिहारी उपभाषाओं में 3 बोलियां है, इसे 3 बोलियों में बांटा गया। फर्स्ट नंबर पर जो आपका भोजपुरी आ गया, माघई आ गया, मैथिली आ गया। ठीक है,
तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है भोजपुरी। भोजपुरी बिहारी की संवैधानिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार का भोजपुरी जिला इस जिले का केंद्र है। इसको बोली के प्रमुख क्षेत्रों में बोलियां बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बनारसी, मुजफ्फरपुर, सोनभद्र, चंपारण, सहारन, भोजपुरी आदि आते हैं। तो मतलब अलग अलग जिलों में से बोला जाता है। जैसे कि आप बनारस ले लेते हैं, जो गोरखपुर ले ले, या जो अलग अलग जौनपुर ले ले, ये सभी क्षेत्रों में से मुजफ्फरपुर ले ले, इनमें बोला जाता है। इस प्रकार बोली को केंद्र मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो जो इस बोली का जो केंद्र क्या है, बिहार, और जो उत्तर प्रदेश में बोला जाता है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा में पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है। कबीर जैसे बड़े कवि के ऊपर भी भोजपुरी का प्रभाव है, और इसमें जो लोक साहित्य भी प्राप्त होता है। जो कबीर है, जैसे कबीरदास हो गए, इस बड़े बड़े कवि भी जो भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। आज भोजपुरी फिल्म ने इस बोली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। भोजपुरी विदेशों में सूरीनाम में भी प्रचलित व लोकप्रिय है। तो जो भोजपुरी के जरिए जो फिल्में हैं, आपको फिल्म के जरिए भोजपुरी का जो प्रचार है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूरे स्तर में हो चुका है, और विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाने लगी। इसको नया नाम दिया गया, जिसे सूरीनाम के नाम से प्रचलित किया गया और लोकप्रिय है। जो आपका सेकंड पॉइंट है मगही। मगध प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मगही पड़ा। तो आपको समझ में आ गया, ये जो मगध प्रदेश की भाषा है, ये बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना, गया आदि जिलों में बोली जाती है। और ये बिहार में जो पटना है, गया है, इन जिलों में से बोला जाता है। जो आपका थर्ड हेडिंग है इसका, मैथिली। मिथिला प्रदेश की भाषा होने के कारण इस भाषा का नाम मैथिली हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार एवं पूर्वी बिहार के, तो इसे कहाँ बोला जाता है, जो उत्तरी बिहार होती है, पूर्वी बिहार में, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, सोनपुर हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा, पूर्णिया हो गया आदि जिले में इस बोली को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो 5 हेडिंग बनता है आपका, पहाड़ी उपभाषा की बोलियां। तो ये जो आपको ये 18 पॉइंट बताए थे उसके अंदर ये आ रहा है, और जो 5 मैन हेडिंग बताई थी ये आ रहे हैं आपके ऊपर, जो हमने परिचय में आपको बताया था, ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो देखिए, उपभाषा की बोलियां। इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी आंचलन की बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया। हिंदी भाषा के पहाड़ी आंचलन के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो जो आपको पता है, जो 5 हेडिंग आपकी पहाड़ी, इसके ऊपर जो पहाड़ी भाषाएं बोली जाती है, जैसे आपको पता है उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है उसका प्रयोग होता है, उसके बारे में बताया जाता है, और ये पहाड़ों में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम पहाड़ी रखा गया है। ठीक है, ग्रिनसन ने नेपाली को भी पहाड़ी के अंतर्गत माना है। इस उपभाषा के 2 भागों किए गए हैं, पश्चिम और मध्यवर्ती। तो जो ग्रिनसन एक राइटर है, इनके अनुसार जो नेपाली भाषा होती है ना, उसे भी पहाड़ी के अंतर्गत मानते हैं कि पहाड़ी भाषा में आते हैं, और इसे 2 भागों में बांटा गया, एक पश्चिम और एक मध्यवर्ती। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका निष्कर्ष। कि निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, तो देखिए, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा। तो जो भारत में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है, हिंदी भाषा ही बोली जाती है, और इसे समझी जाती है, और ये राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो राष्ट्रभाषा होती है ना, हिंदी नहीं है। इसका एक रीजन है क्यों कहा जाए, तो देखिए, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। तो जब भारत का संविधान है उसमें ये बताया गया कि किसी भी लैंग्वेज को ना, कि वो जो भारत का राष्ट्रभाषा रूप में दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए इसे नहीं मानते। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा ना, कि जो हिंदी की बोलियों के बारे में परिचय दीजिए या वर्णन कीजिए, या उसे कितने भागों में बांटा गया, या भोजपुरी जो बोलियां उसके बारे में बताइए, उसे कितने भागों में बांटा गया। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।